डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थर्मल पावर प्लांट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि थर्मल पावर प्लांट क्या है। उसके बाद दूसरा डिस्कस करेंगे साइट सिलेक्शन फॉर थर्मल पावर प्लांट, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखने हैं साइट सिलेक्शन के लिए। और तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे जो थर्ड पार्ट है, दैट इज लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी हम समझते हैं कि थर्मल पावर प्लांट क्या है। तो थर्मल पावर प्लांट को समझने के लिए सबसे पहले हमें थर्मल एनर्जी को जानना पड़ेगा। तो थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी बेसिकली हम लोग जब फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, सो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड थर्मल एनर्जी। यानी फॉसिल फ्यूल्स चाहे कोल हो, गैस हो, पेट्रोलियम हो, इसे जब हम जलाएंगे तो वहां से जो एनर्जी हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। अब नेक्स्ट थर्मल पावर प्लांट क्या है? बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में थर्मल एनर्जी के हेल्प से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है, और जब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद उस वाटर को उस स्टीम को स्टीम टरबाइन से फ्लो कराया जाता है, और वहां पर स्टीम टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वहां से फिर जनरेटर को इनपुट किया जाता है, और वो जनरेटर वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी का थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है, जिसका नाम विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है। इसकी कैपेसिटी, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 4760 मेगावाट है, यानी 4760 मेगावाट की सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी का थर्मल पावर प्लांट इंडिया में है, जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में है। इसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात में है, फिर तीसरे नंबर पर एक पावर प्लांट मध्य प्रदेश में है, इसके बाद चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में है, पांचवें नंबर पर ओडिशा में है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं साइट सिलेक्शन। यानी आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपको भेजा गया है उस एरिया में थर्मल पावर प्लांट लगाना है, तो आपको साइट को सिलेक्ट करना है कि किन किन फैक्टर्स को आप ध्यान में रखेंगे साइट को सिलेक्ट करने में। तो सबसे पहला है लैंड रिक्वायरमेंट। दरअसल लैंड रिक्वायरमेंट्स बहुत अधिक होता है। थर्मल पावर प्लांट को बनाने के लिए इट रिक्वायर्स 3 to 4 एकर्स ऑफ लैंड पर मेगावाट कैपेसिटी। यानी 1 मेगावाट का अगर पावर प्लांट आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 3 to 4 एकर्स लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप लैंड को सर्च करेंगे, ये लैंड आपका कहाँ होना चाहिए? सबसे पहली बात, ये शहर से दूर होना चाहिए, और जहां भी ये होगा वहां पॉपुलेशन कम होना चाहिए, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है एरिया को। इसके बाद दूसरी बात, वहां पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि चूंकि अधिक लैंड की जरूरत है, तो आपको वहां पर लैंड का कॉस्ट भी कम होना चाहिए, ताकि पावर प्लांट का कॉस्ट कम हो। दूसरा है हमारा सप्लाई ऑफ फ्यूल। बेसिकली थर्मल पावर प्लांट में कोयला दिया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में गैसेस दिए जाते हैं, थर्मल पावर प्लांट में पेट्रोलियम का यूज किया जाता है थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अधिकतर जगह कोयला का ही यूज किया जाता है, क्योंकि कोयला बहुत ही अधिक मात्रा में अवेलेबल है। तो सप्लाई ऑफ फ्यूल यानी कि ये जरूरी है कि आप जो थर्मल पावर प्लांट सेट करेंगे तो वहां पर आप सेट करिए जहां पर कोयला का बहुत ही आसानी से सप्लाई किया जा सके। दूसरी बात, जब आप कोयला को सप्लाई कर रहे हैं एक जगह से, माइंस से कोयला को सप्लाई कर रहे हैं थर्मल पावर स्टेशन तक, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है। तो आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप चाहेंगे कि आपका थर्मल पावर प्लांट माइंस से जितना नजदीक हो उतना आपके लिए बेहतर है। लेकिन उसी के साथ जब आप जनरेशन की बात करेंगे, तो बेसिकली पावर प्लांट में पावर को प्रोड्यूस करने के बाद उस पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। तो आपको देखना है कि जब हम पावर को कहीं दूर ट्रांसमिट करेंगे, अगर हमारा लोड सेंटर बहुत दूर है, तो वहां पर क्या होगा, पावर को जब आप ट्रांसमिट करेंगे तो वहां पर लॉसेस अधिक होंगे, यानी ट्रांसमिशन कॉस्ट अधिक होगा। तो आपको वहां पर इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीजों का ध्यान रखना है। जो आप कोल मंगा रहे हैं, कोल का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, और दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन चार्ज। यानी इन दोनों चीजों को देखते हुए आपको एक प्रॉपर साइट का सेलेक्ट करना है, एक जगह का सेलेक्ट करना है। तीसरा है हमारे पास एस डिस्पोजल फैसिलिटी। तो चूंकि आप बहुत ही ह्यूज अमाउंट में कोयला मंगा रहे हैं, उसे जला रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वहां पर एस डिस्पोजल आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप जो साइट सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर ऐसा जगह सेलेक्ट करें जहां पर एस को आसानी से डिस्पोज किया सके। डिस्पोज करने का मतलब वहां पर दूर दराज एरिया तक वहां पर आप देखते होंगे कि एस को भेज दिया जाता है ट्रक से या किसी और चीजों से। तो वहां पर आपको ये देखना है कि जो साइट आपको मिले वहां पर एस का आसानी से डिस्पोजल हो सके। नेक्स्ट हमारा है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि यहां पर हमें क्या करना होता है, वाटर को गर्म करना होता है। वाटर को गर्म करके स्टीम बनाते हैं और उस स्टीम से क्या करते हैं, उसी स्टीम से टरबाइन को चलाया जाता है। तो अगर आप ग्राउंड वाटर किसी का यूज कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे वहां कम हो जाएगा और फिर आपको वाटर नहीं रहेगा जिसे आप यूज कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए यह जरूरी है कि जो साइट आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहां आसपास अगर रिवर हो तो वो सबसे अच्छा है। रिवर या फिर कैनाल होना चाहिए जहां पर से कि आसानी से आप वाटर ले सकें और उसी वाटर को गर्म किया जा सके। तो इसलिए ये बहुत ही आपके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना बहुत जरूरी है। आप जितने भी थर्मल पावर प्लांट देखेंगे, चाहे एनटीपीसी का हो या कोई भी हो, वो देखेंगे अधिकतर नदी के किनारे है या फिर कोई कैनाल के किनारे है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जब आप थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं तो वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या क्या चीज आता है। सबसे पहला आप देख रहे हैं कि सबसे अधिक मात्रा में आपको कोयला भेजना होता है। तो कोयला को भेजने के लिए वहां पर क्या होना चाहिए, खास करके आप जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स देखेंगे वहां पर रेलवे ट्रैक आया रहता है, क्योंकि वहां पर ट्रेन से कोयला को मंगाया जाता है। नेक्स्ट, जितने भी मटेरियल्स, हर एक चीजों का कंपनीज का हमेशा कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है। तो वहां पर क्या होता है कि मटेरियल्स का सप्लाई उस जगह पर बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मैन पावर का सप्लाई बहुत जरूरी है। अगर एक आप इंजीनियर हैं तो आपके जाने आने के लिए भी वहां पर फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को भी ध्यान में रखना है। तो टोटल 5 फैक्टर्स, इन 5 फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है साइट सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट है हमारा लेआउट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। तो यहां पर देखिए इस डायग्राम को, दिस इज द लेआउट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। तो यहां पर हमें सारे कंपोनेंट्स को भी वन बाय वन डिस्कस करना है। बेसिकली थर्मल पावर स्टेशन में मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। आपके पास वाटर होना चाहिए, जो कि वाटर आप यहां पर देख रहे हैं कि रिवर से लिया जा रहा है। रिवर से वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी पंप के हेल्प से इस वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, इस वाटर को बॉइल करना है, यानी आपके पास एक बॉयलर होना चाहिए जिस बॉयलर में ये वाटर बॉइल किया जा सके। और वो बॉयलर को हीट कैसे किया जाता है, बॉयलर को हीट किया जाता है उसके लिए आपके पास यहाँ पर देखिए कोल स्टोरेज है, कोल हैंडलिंग सिस्टम है और यहाँ पर फर्नेस होता है। यहाँ पर कोयला को जलाया जाता है और कोयला को जलाकर हीट प्रोड्यूस किया जाता है। उसी हीट से यहाँ पर वाटर क्या होता है, बॉयल होता है। बॉयल होकर ये स्टीम में कन्वर्ट होता है। और जब स्टीम में वाटर कन्वर्ट हो जाता है तो स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्टीम टरबाइन होना चाहिए। यह है आपका स्टीम टरबाइन। और स्टीम टरबाइन जब मैकेनिकल आउटपुट दे रहा है, इसके बाद आपका एक जनरेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक जनरेटर है और इस जनरेटर के बाद आपका क्या होना चाहिए, एक सबसे पहले ट्रांसफार्मर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पावर आप जनरेट कर रहे हैं 11 किलोवोल्ट टू 33 किलोवोल्ट पावर जनरेट कर रहे हैं। अब इसे क्या करना है, वोल्टेज लेवल को स्टेप अप करेंगे ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के मदद से एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेंगे। इसके मदद से, इसे पावर ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, और इसके मदद से आप पावर को, वोल्टेज लेवल को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। और इस ट्रांसफार्मर के बाद आपको यहाँ पर सर्किट ब्रेकर मिलेगा, यहाँ पर आइसोलेटर मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर आप 3 फेज सप्लाई आप यहाँ से कर सकेंगे ग्रिड को।
तो ये रहा हमारा मेजर कंपोनेंट्स, यानी आपके पास पानी होना चाहिए जो कि रिवर से ले रहे हैं, दूसरा बॉयलर होना चाहिए, बॉयलर के लिए आपको क्या होना चाहिए, इधर आपको आर्क फर्नेस होना चाहिए, यानी कोयला को वहां पर आप गर्म कर रहे हैं, उसके बाद स्टीम टरबाइन होना चाहिए, उसके बाद एक जनरेटर होना चाहिए, और ऑफ कोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर चिमनी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप कोयला को जला रहे हैं तो वहां पर बहुत अधिक मात्रा में फ्लू गैस निकल रहा है, जिसे कि आपको क्या करना है, आपको चिमनी के मदद से बाहर निकालना है। एक बहुत ही अधिक हाइट पर चिमनी के मदद से आपको फ्लू गैस को निकालना है। तो अब हम लोग वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेनली 6 कंपोनेंट्स हैं। पहला है हमारा कोल एंड एश हैंडलिंग प्लांट। फर्स्ट वन इज कोल एंड एश हैंडलिंग प्लांट। सेकेंड वन इज स्टीम जनरेटिंग प्लांट। तो स्टीम जनरेटिंग प्लांट में यहाँ पर बॉयलर को देखेंगे, सुपर हीटर को देखेंगे, इकोनोमाइजर को देखेंगे और एयर प्रीहीटर को देखेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पर है हमारा स्टीम टरबाइन है। यहाँ पर एक कंडेंसर को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज आवर अल्टरनेटर, यानी कि जो जनरेटर है उसे टर्बो जनरेटर को अल्टरनेटर कहा जाता है। ये पावर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर फीड वाटर सर्किट एंड कूलिंग वाटर सर्किट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोल एंड एश हैंडलिंग प्लांट, यानी कोल हैंडलिंग प्लांट। यहाँ पर 2 पार्ट है, एक है कोल हैंडलिंग प्लांट, दूसरा है एश हैंडलिंग प्लांट। तो बेसिकली क्या होता है, जो कोयला आप लाते हैं, ये कोयला क्या होता है, एक आपके पास कोल स्टोरेज है, यानी कोल यार्ड है। कोल यार्ड जहां पर की कोयला आप इकट्ठा कर रहे हैं। अब कोल यार्ड से कोयला का क्या हो रहा है, कोल हैंडलिंग प्लांट की तरफ जा रहा है। तो क्या क्या होता है, देखिए कोल हैंडलिंग प्लांट के पास कोयला कैसे जाएगा, आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि एक बेल्ट कन्वेयर है, बेल्ट कन्वेयर बना होता है। यानी कि ये सपोज ये है आपका बेल्ट कन्वेयर, ये बेल्ट कन्वेयर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और इस पर क्या किया जाता है, कोयला डाल दिया जाता है और ये कोयला को क्या करेगा, यहां से आगे भेज देगा। तो जब इस बेल्ट कन्वेयर से कोयला को आगे भेजा जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, आगे फिर क्रशर लगा होता है। यानी जो कोयला भेजा जा रहा है उस कोयला का अलग अलग शेप है, बहुत बड़ा बड़ा शेप में कोयला आपके पास अवेलेबल है। उसको क्या करना है, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल में उस कोयला को आपको क्रश करना है, ताकि उसी कोयला को हम लोग यूज करते हैं, यानी डस्ट फॉर्म में कोयला को यूज किया जाता है, जिससे कि अधिक मात्रा में कोयला जल सके। अगर आप डायरेक्ट जो कोयला आपको आ रहा है उस कोयला को अगर आप यूज करते हैं तो वो कोयला क्या होगा, वो पूरा का पूरा नहीं जल पाएगा। इसलिए डस्ट फॉर्म में कोयला को क्रश करते हैं और उसको क्रश करने के बाद आप इसे आर्क फर्नेस पर भेजते हैं, जहां पर की कोयला को जलाया जाता है। तो ये रहा हमारा एश कोल हैंडलिंग प्लांट। अब देखिए ये कोयला जब आप जला रहे हैं तो ये कोयला कहाँ जा रहा है, ये कोयला को जला रहे हैं और यहाँ से क्या हो रहा है, जो हीट आपको मिल रहा है, ये हीट से क्या हो रहा है, बॉयलर को आप गर्म कर रहे हैं। यहाँ से जो हीट मिल रहा है इससे बॉयलर को गर्म कर रहे हैं। अब यहीं पर देखिए आपका दूसरा है एश हैंडलिंग प्लांट, यानी जो कोयला को आप जला रहे हैं इसके बाद भी आपको क्या हो रहा है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एश बच रहा है। तो अब आपके लिए जरूरी है कि ये इस एश को आप क्या करेंगे, इस एश को आप हैंडल करके इसे आप एश स्टोरेज में भेजेंगे और वहां से फिर एश को क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। बेसिकली जो एश कोयला को जलाने के बाद जो एश निकलता है, ये एश में भी क्या होता है, इसमें पॉइजनस चीज होता है। तो इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसे हम लोग एश हैंडलिंग प्लांट में डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एश को कलेक्ट किया जाता है और यहाँ से फिर एश स्टोरेज को जाता है और यहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट इसे कर दिया जाता है, इसे फिर बाहर भेज दिया जाता है। तो ये रहा हमारा कोल एंड एश हैंडलिंग प्लांट। दूसरा हमारे पास है स्टीम जनरेटिंग प्लांट। सेकेंड पार्ट इज स्टीम जनरेटिंग प्लांट, यानी कोयला को आपने जलाया, अब नेक्स्ट टारगेट है आपका, आपको स्टीम बनाना है। तो स्टीम बनाने के लिए देखिए, एक तो सिंपली है कि आपके पास एक आप बहुत ही कॉमन टर्म है जिसे आप जानते हैं, बॉयलर। सबसे मेन चीज है बॉयलर। व्हाट इज बॉयलर? बॉयलर इज ए क्लोज्ड वेसल। बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल है जो कि किस लिए यूज किया जाता है, व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। यानी बॉयलर को हीट करते हैं और हीट करने के बाद वो बॉयलर क्या करता है, उसमें जो वाटर रहता है उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देता है।
तो बॉयलर भी दो तरह का होता है, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है, दूसरा फायर ट्यूब बॉयलर होता है। फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब होता है कि ट्यूब बेसिकली बॉयलर्स में ट्यूब्स होते हैं, ट्यूब के अंदर आग लगा दिए जाते हैं, फायर है, और उसके सराउंडिंग्स में क्या है, वाटर है। तो वो वाटर क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा बॉयलर होता है वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर का मतलब होता है कि ट्यूब के अंदर वाटर है और बाहर क्या है, बाहर आग लगाया गया है, और उस आग के कारण क्या हो रहा है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, इन थर्मल पावर प्लांट वाटर ट्यूब बॉयलर इज यूज्ड। इन थर्मल पावर प्लांट वाटर ट्यूब बॉयलर इज यूज्ड। वाटर ट्यूब बॉयलर इज यूज्ड। वाटर ट्यूब बॉयलर को ही यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। तो ये रहा हमारा बॉयलर का। दूसरा बॉयलर के बाद हमारा दूसरा पार्ट यहां पर देखिए। अब यहां पर तीन और पार्ट्स यहां पर लिखे हुए हैं, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर। तो यहां पर इस डायग्राम में देखिए इन तीनों का क्या काम है। पहले सुपर हीटर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इकोनोमाइजर को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एयर प्रीहीटर को डिस्कस करेंगे। देखिए ये तीनों क्या है। देखिए यहां पर जब आपने कोयला को जलाया था, तो कोयला को जलाने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और इसके साथ साथ इसे जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इस हीट से यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉयलर में पानी को गर्म किया जा रहा है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि फ्लू गैसेज बाहर निकल रहे हैं, जिसे कि आपका टारगेट क्या है, यहां से जो फ्लू गैसेज निकल रहे हैं उसका भी टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि इस फ्लू गैसेज को चिमनी के थ्रू पास कराना है। लेकिन इस फ्लू गैस का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो हम लोग क्यों नहीं इस फ्लू गैस का भी यूज कर लें। इस फ्लू गैस को यूज करके हम लोग कहीं न कहीं स्टीम का टेम्परेचर और अधिक बढ़ा सकें। हमारा टारगेट क्या होता है कि सिस्टम को बहुत अधिक एफिशिएंट बनाना है। एफिशिएंट बनाने का मतलब जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, उस रिसोर्स का सबसे मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर चूंकि रिसोर्स के रूप में आपके पास यहाँ देख रहे हैं फ्लू गैस है, फ्लू गैस का टेम्परेचर बहुत अधिक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि फ्लू गैस के लिए इस फ्लू गैस का यूज करके आपके पास एक सुपर हीटर है। आपके पास एक सुपर हीटर है। सुपर हीटर क्या करता है, सुपर हीटर बेसिकली फ्लू गैस का जो टेम्परेचर होता है, इस फ्लू गैस को सुपर हीटर से पास कराया जाता है। सुपर हीटर में भी बेसिकली ट्यूब्स होते हैं, और वो क्या करता है कि बॉयलर से जो स्टीम निकलता है, यहां से देखिए बॉयलर से स्टीम निकल रहा है, दिस स्टीम इज नाउ सुपर हीटेड बाय सुपर हीटर। द स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द बॉयलर इज सुपर हीटेड बाय द सुपर हीटर फार एबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यानी बॉइलिंग पॉइंट से बहुत अधिक टेम्परेचर पर इसे सुपर हीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैसेस, क्योंकि फ्लू गैसेस का क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर इससे क्या हो सकता है, जब आपने बॉयलर में स्टीम बना, इस स्टीम को और अधिक आपने सुपर हीट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि इससे आपकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, आपको स्टीम आपने और हीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये फ्लू गैसेस सुपर हीटर को हीट करते निकला। सुपर हीटर यानी एक ट्यूब में लगा हुआ था, और ये पाइप से फ्लू गैसेस जा रहे थे, और फ्लू गैस यहाँ पर मान लो हीट कर दिया। अब फ्लू गैस को आगे फिर से, चूंकि ये अभी भी ये गैस क्या है, सुपर हीटर को से पास होने के बाद भी इस गैस का टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो वहां पर एक इकोनोमाइजर लगा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, इकोनोमाइजर लगा हुआ। ये इकोनोमाइजर क्या करता है, ये भी फ्लू गैस के टेम्परेचर को इकोनोमाइजर यूज कर रहा है। और इकोनोमाइजर का काम क्या है, देखिए यहाँ पर इकोनोमाइजर का इनपुट क्या है, ये इकोनोमाइजर का इनपुट है जो कि यहां से आ रहा है, यानी रिवर है, रिवर से वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर है, यहां से वाटर पंप के मदद से वाटर को फीड किया जाता है, और इस फीड वाटर को इकोनोमाइजर से इनपुट कराया जाता है। और इकोनोमाइजर क्या कर रहा है, फीड वाटर को ही फ्लू गैसेज के मदद से हीट कर दे रहा है। यानी इकोनोमाइजर आपका क्या कर रहा है, इट हीट्स फीड वाटर विद द हेल्प ऑफ फ्लू गैस। इस फ्लू गैस के हेल्प से इस वाटर को, फीड वाटर को हीट कर दे रहा है।
और यहाँ पर जो बॉयलर में आ रहा है, इस बॉयलर में फीड वाटर डायरेक्ट नहीं आकर इस इकोनोमाइजर के थ्रू बॉयलर में आ रहा है, यानी पहले से इस वाटर को थोड़ा सा हीट मिल चुका है। यानी कि देखिए ये फिर से एफिशिएंसी बढ़ाने का काम इकोनोमाइजर भी कर रहा है कि जो वाटर आप इसमें एम करा रहे हैं बॉयलर में, ये वाटर पहले से ही ऑलरेडी थोड़ा सा हीट होकर आ रहा है, और वो हीट कहां से हो रहा है? इकोनोमाइजर के द्वारा। अब देखिए फिर क्या है, इकोनोमाइजर से फ्लू गैसेस फिर चला आगे, तो फ्लू गैस अभी भी इसके पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर बचा हुआ है। अब हम इस टेम्परेचर को आगे यूज करते हैं, हमारे पास एयर प्री हीटर है। एयर प्री हीटर का काम क्या है? देखिए यहाँ पर फ्लू गैस है, फ्लू गैस का टेम्परेचर है, ये एयर प्री हीटर से पास कर रहा है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, एक फोर्स ड्रॉट फैन है, ये फैन है जो कि यहाँ से क्या कर रहा है, जो कि यहाँ से हवा को इसमें ला रहा है, प्री हीटर में यहाँ से क्या कर रहा है, हवा भर रहा है। अब क्या किया जाएगा, अगर ये हवा यहां से पास कर रहा है और ये फ्लू गैसेज इससे होकर पास कर रहे हैं, तो ये फ्लू गैस क्या करेगा, इस हवा को गर्म कर देगा, और जब इस हवा को गर्म कर देगा तो क्या होगा, एयर प्री हीटर का आउटपुट क्या निकल रहा है, हॉट एयर, यानी कि हॉट एयर यहाँ पर बॉयलर में आ रहा है। तो ये देखिए, और यहाँ पर आपने गर्म करने का काम किया है कि आप यहाँ पर जो बॉयलर में हॉट एयर भी ला रहे हो, वो भी फ्लू गैस को के हीट के कारण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एयर प्री हीटर भी क्या करेगा, इसकी सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। और इसके बाद अब एयर प्री हीटर के बाद जो फ्लू गैस है, ये फ्लू गैस यहां से बाहर निकलकर चिमनी को जा रहा है, और ये चिमनी से ये गैस बाहर निकल रहा है। तो आपने देखा कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, थर्मल पावर सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बॉयलर के साथ आपने तीन चीजें देखा, पहला सुपर हीटर, दूसरा इकोनोमाइजर, और तीसरा एयर प्री हीटर। सुपर हीटर क्या करता है, आपको क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। सुपर हीटर क्या करता है, स्टीम को गर्म करता है फ्लू गैस के मदद से। इकोनोमाइजर क्या करता है, फीड वाटर को गर्म करता है फ्लू गैस के मदद से। और एयर प्री हीटर क्या करता है, हवा को गर्म करके बॉयलर तक पहुंचाता है फ्लू गैस के मदद से। तो यानी यहाँ पर ये पूरा पार्ट आपका लेफ्ट का, ये पूरा पार्ट आपका कवर हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर इस पोर्शन पर, कि यहाँ पर देखिए जब सुपर हीटर के मदद से स्टीम यहाँ से बाहर निकला, और ये स्टीम क्या हो रहा है, आगे देखिए स्टीम वाल्व लगा हुआ है। इस स्टीम वाल्व का क्या काम है, यहाँ देखिए स्टीम वाल्व के बाद आपके पास टरबाइन है। तो टरबाइन में जब आप स्टीम को इनपुट करा रहे हैं, तो स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर वाल्व लगा है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वाल्व का क्या आगे यूज है। तो यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, और यहाँ से टरबाइन को जा रहा है। टरबाइन क्या कर रहा है, जनरेटर को इनपुट करा रहा है, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर वाटर का सिस्टम क्या है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फीड वाटर सर्किट क्या है। यहाँ पर देखिए फीड वाटर सर्किट क्या है, यहाँ पर देखिए रिवर है, इस रिवर से वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इस रिवर से जब हम वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इस वाटर को अगर हम डायरेक्ट गर्म करके डायरेक्ट हम इसे बॉयलर में भेजेंगे, तो इस वाटर में क्या है, इस रिवर के वाटर में इम्प्योरिटी है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इसे एक वाटर ट्रीटमेंट चेंबर से होकर पास करा रहे हैं। आप इसे रिवर के वाटर को वाटर ट्रीटमेंट चेंबर से होकर पास करा रहे हैं, जिसमें कि क्या कर रहा है, इस वाटर को प्यूरिफाई कर रहा है, और हम लोग इस प्यूरिफाई वाटर को ही आगे यूज कर रहे हैं। और ये वाटर पंप है, ये हमारा वाटर प्री हीटर है। यहाँ भी देखिए वाटर को थोड़ा सा हीट कर दिया जा रहा है, वाटर हीटर है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि फीड वाटर यहाँ से इकोनोमाइजर के थ्रू बॉयलर को जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस कंडेंसर का पार्ट क्या है। यहाँ से देखिए टरबाइन है, टरबाइन यहाँ से आपने स्टीम इनपुट करवाया टरबाइन से, और टरबाइन से होकर स्टीम को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। टरबाइन से होकर आप स्टीम को बाहर निकाल रहे हैं। तो जो ये एग्जॉस्ट स्टीम है, इसका टेम्परेचर बहुत अधिक है। अब आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है कि क्यों ना इस स्टीम को भी हम, एग्जॉस्ट स्टीम को भी यहीं पर कूल करेंगे, कूल करके इसे यूज कर लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए कूलिंग टावर में आने से पहले यहाँ पर एक कंडेंसर है। ये कंडेंसर क्या करता है, ये कंडेंसर इस स्टीम के लिए वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्रिएट करने के कारण ये एग्जॉस्ट स्टीम क्या होता है, ये तुरंत का तुरंत यहाँ पर कंडेंसर की तरफ आ जाता है, जिससे कि यहाँ पर
टरबाइन के अंदर में स्टीम का प्रेशर बहुत ही लो रहे, स्टीम का प्रेशर ज्यादा ना हो, इसके लिए कंडेंसर का यूज किया गया है। और देख सकते हैं आप कि इस कंडेंसर को क्या किया गया है, यहाँ पर अब एक वाटर कूलिंग वाटर सर्किट है। ये कूलिंग वाटर सर्किट क्या कर रहा है, यहाँ पर एक कूलिंग टावर है, ये कूलिंग टावर से होकर ये वाटर पास कर रहा है पंप के थ्रू कंडेंसर से बार बार, और फिर यहीं से आप देख रहे हैं कि ये वाटर यहाँ से आपका पंप के थ्रू इस वाटर को फिर से फीड कर दिया जा रहा है। और यहीं पर साथ साथ आप क्या देख रहे हैं कि ये वाटर यहाँ से रिवर से भी कनेक्टेड यहाँ पर देख रहे हैं, यानी रिवर से भी इस वाटर को लिया जा रहा है और ये दोनों वाटर मिक्स हो जा रहे हैं और फिर जाकर ये फीड कर दिया जा रहा है आपका बॉयलर को। तो ये रहा हमारा लेआउट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो यहां पर आपने देख लिया 1 बाय 1 सारे कंपोनेंट्स को। कोल एंड एस हैंडलिंग प्लांट आपने देखा, दूसरा स्टीम जनरेटिंग प्लांट देखा, तीसरा स्टीम टरबाइन देखा, चौथा अल्टरनेटर देखा, पांचवा फीड वाटर सर्किट देखा। तो इसमें एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिए कि ये भी आपको कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन रैंकाइन साइकिल। थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन रैंकाइन साइकिल। और यहाँ पर बॉयलर का आपने देख लिया, जो बॉयलर यूज किया जाता है वो वाटर ट्यूब बॉयलर का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल पावर प्लांट। तो इसे आप लोग एक बार फिर से इसे आप इस लेक्चर को देखने के बाद आप इसके बारे में फिर से किताब में भी, बुक में भी पढ़ें और सारे पॉइंट्स को काफी डिटेल में पढ़ें। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेआउट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट।